नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर रहने वाला है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ऑलरेडी मैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या नहीं तो आप सर्च मार सकते हैं NCERT इकोनॉमिक्स क्लास 10th PR पब्लिकेशन। आप इतना सर्च मारेंगे आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक डिटेल्स आपको देता हूँ कि ये कोर्स किसके लिए रेलिवेंट रहने वाला है। अगर आप UPSC, स्टेट PSC या SSC की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स एज ए जनरल स्टडीज़ की तरह इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर इस कोर्स को आप देख सकते हैं। राइट, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोर्स उतना रेलिवेंट नहीं रह जाता है। अगर आप नॉलेज बेस को बढ़ाना है आपको, तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए अपने चैप्टर को, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। राइट, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ कि किस तरह से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है और ये ग्लोबलाइजेशन टर्म है क्या। और यहाँ पर इसके साथ साथ एक टर्म और आएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात है 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी, और बेसिकली आप मोटा मोटा लेके चलें 20th सेंचुरी, मतलब 1900 के आसपास से 2000 के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से 1947 तक तो आप अगर बात करें, 1947 तक जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आपका राज रहता था ब्रिटिशर्स का। राइट, ब्रिटिशर्स भारत में राज करते थे और हमारी सारी इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिशर्स। राइट, कौन करते थे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ, यहाँ पर से काफ़ी पैसा उठा के लेके यहाँ पर इसके रिलेटेड दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन करके नाम से भी आप जानते हैं उन्हें, जिनका दूसरा नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन, उन्होंने एक बुक लिखी। राइट, उसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ऑन ब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ऑन ब्रिटिश रूल। और यहीं पर से आपका देखिए, अब नेशनलाइजेशन अगर आप पढ़ते होंगे तो 1947 के 1900 के बाद आप देखेंगे तो इंडियन नेशनलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर उसका एक एस्पेक्ट निकल के आता है इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन। इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन के कारण चीज़ें क्या है, आपके पास RBI का गठन होता है आपका। राइट, और भी चीज़ें होती है, बैंकों का गठन होता है, इंडियन बैंक्स की गठन होता है। ये सारी चीज़ें कौन लाता है? आपका इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन लाते हैं दादा भाई नौरोजी, और वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इकोनॉमिक टर्म से भी हम देख सकते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में भी इकोनॉमिकल नेशनलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा। पॉलिटिकल नेशनलाइजेशन तो था ही था, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल नेशनलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो 1947 के बाद काफ़ी हमारे पास कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे और कुछ कुछ इंडस्ट्रियाँ चल रही थी 1900 सेंचुरी के बाद। राइट, जब वर्ल्ड वॉर होता है तो ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी हमारे को अलाउ नहीं करते थे इंडियंस को कंपनी खोलने के बाद। एक बार क्या हुआ, शिपिंग इंडस्ट्री खोलना चाहते थे साउथ इंडिया में शिपिंग इंडस्ट्री खोला था, बट क्या है, ब्रिटिशर ने उनको अलाउ नहीं कर दिया और उन्हें क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो ये तो हालत थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की, मतलब ब्रिटिशर से हमारी इंडस्ट्रीज़ भी, और यहाँ पर का जो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसको तो टोटली डिस्ट्रॉय ब्रिटिशर्स ऑलरेडी कर चुके थे। राइट, उसके कारण बहुत सारे हैं, उसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री में और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यहाँ पर आप मोटा मोटा तौर से आप लीजिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो हो गया 1947 के पास हमारे पास कुछ भी नहीं था, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम थी, एजुकेशन का लेवल जीरो था, ऑलमोस्ट जीरो था, कुछ था नहीं, कुछ मिडिल क्लास लोग एग्जिस्ट करते थे। राइट, हंगर था, फेमाइन था, ड्रॉट था, एग्रीकल्चर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। राइट, ये सारी चीज़ें परेशानियाँ हो रही थी। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बात हो रही थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था, तो 1940s की बात है। उस टाइम क्या आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो लाते हैं प्लानिंग में, नेशनल प्लानिंग करके लाते हैं कि किस तरह से देश आगे बढ़ेगा और क्या हमारी प्लानिंग रहेगी कि देश को आगे बढ़ाने में। तो उसमें से एक एस्पेक्ट हमारा इकोनॉमी में था कि इकोनॉमी को हमने कैसे बढ़ाना है, कौन कौन से चीज़ों में पहले फोकस करना है, वो भी इस प्लानिंग के अंदर था जो सुभाष चंद्र बोस जी लाए थे। और उसी प्लानिंग को एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5 ईयर प्लानिंग के रूट में, या जिसे हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं, वही नेशनल कमीशन जो हुआ करता था, जो सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था, वही प्लानिंग कमीशन बन के हमारे पास आता है। राइट, जिसको आप 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसको 2017 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश तो एक्चुअली नहीं किया, उसके बदले नई बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया जिसे बोलते हैं नीति आयोग।
आप बोलते हैं प्लानिंग कमीशन के बदले उसको लाया गया। तो ये रही थी टोटल कंडीशन की किस तरह से हमारा भारत में इकोनॉमी रही। अब देखिए 1947 के बाद यह प्लानिंग आई, तो 1991 तक का जो पीरियड था, 1947 के बाद जब भारत का खुद का हम इंडिपेंडेंट हो गए और हमारी इकोनॉमी में खुद का कंट्रोल होगा, हमारे लोग देखने लगे इकोनॉमी, तो क्या हुआ, यहाँ पर से आती है क्लोज्ड इकोनॉमी। जो 1991 था भारत क्या था, एक क्लोज्ड ओपन ही था, और 1991 के बाद भारत बना एक ओपन इकोनॉमी, राइट। अब क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बेसिकली हम लोग इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बाहर की कंपनी इंडिया में एक्सपेंड नहीं कर सकती है, ना ही एफडीआई आएगा, ना ही बाहर की कोई कंपनी भारत में इंपोर्ट या अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकती है। जो इंडिविजुअल घर के मतलब खुद के कंट्री के लोग थे वही अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते थे, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी 1991 से पहले, राइट। लाइसेंस लेना था, आपको ने सुना होगा लाइसेंस राज का नाम सुना होगा कि हर कंपनी को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसको लाइसेंस लेना है। मान लीजिए एक पेप्सी की कंपनी है, राइट, बाहर की कोई पेप्सी की कंपनी है और वो दूसरी ब्रांच खोलना चाहती तो उसके लिए भी लाइसेंस लगता था, तो उसका मंत्रियों को काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें हर्डल्स थी 1991 के। भारत क्या करना चाहता था, अपनी कंपनी को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाने का मेन कारण था कि हमारे पास बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत पे राज कर गई, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हमारे साथ दोबारा हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या था 1947 के पास में बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थे, डरे हुए थे, और क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था, तो हमने 1991 तक अपनी इकोनॉमी को क्लोज ही रखा। बाहर का इंपोर्ट बहुत कम करते थे, एक्सपोर्ट भी कम करते थे, तो बाहर के जो अदर कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम रखा था हम लोगों ने, राइट। तो अब क्या हुआ 1991 के पास ऐसा क्या हो गया कि भारत को अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा, तो उसको जानते हैं। अब 1991 के पास भारत में के पास हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हुआ, जैसे हमारे को अपनी कंपनी अपने कंट्रीज़ में ट्रक्स चलाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फैक्ट्रीज़ को चलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे को क्रूड ऑयल चाहिए, कोल चाहिए, राइट, और भी बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जो अपनी कंपनीज को हमें चलाने के लिए चाहिए, राइट। अब इनको खरीदने के लिए क्या चाहिए, हमारे को रुपये में पेमेंट नहीं करनी पड़ती है गाइस, वो करती हैं हमारे को फॉरेन करेंसी में। क्या करनी पड़ती है, फॉरेन करेंसीज में हमारे को ये चीज़ें खरीदनी है, तो फॉरेन करेंसी में उसको पैसा देना पड़ेगा। अब फॉरेन करेंसीज में क्या है, आपकी 5 करेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, डॉलर, आपका यूरो, पौंड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी जो फॉरेन करेंसी 5 है उसमें आपका चाइनीज़ कंपनी भी मिलेगी, आपको चाइनीज़ युआन भी मिलेगा, रेनेबिन कहते हैं जिससे बोलते हैं, राइट। ये सारी कंपनी सब बेसिकली आपका डॉलर का डोमिनेंस आपको देखने पड़ेगा। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी थी नहीं, तो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। उस टाइम बात कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन के चलाने के लिए ही देश के पास इतना क्रूड ऑयल था कि देश चल सके। तो बहुत भारी कमी होगी पैसे फॉरेन करेंसी को, तो हमें फॉरेन करेंसी का पैसा चाहिए। अब हम लोग किसके पास गए पैसे के लिए, हम लोग गए IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और बेसिकली आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक के पास हम लोग गए। तो वर्ल्ड बैंक के पास हमने गए, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देने के लिए तैयार हो गया, राइट। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपको पैसा देंगे, बट शर्तें रखी कि आप शर्तें क्या थी, उन्होंने कहा कि आपकी अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी ओपन करना तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है, क्या आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है 1991 के बाद, जिसे बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स करके नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर इसका मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ पर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 3 टर्म आपके सामने आते हैं। तो इनका मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा पूरे डिटेल में। तो आपको मैंने पूरा आपको एक हिस्ट्री बता दी, बैकग्राउंड बता दी कि किस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन की स्टार्ट होती है, और ये ग्लोबलाइजेशन टर्म है क्या, उसके बारे में हम लोग प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1991 के बाद हमारा पैसा आया और ये इन चीज़ों की शुरुआत होती है, और आज हम लोग क्या बन चुके हैं, एक ओपन इकोनॉमी, जहाँ पर सब चीज़ें ये हो रही हैं। क्या बदलाव आए, राइट, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव पढ़ेंगे हम लोग, उसके नेगेटिव इफेक्ट हमारे भारत पे क्या पड़े, राइट, और गवर्नमेंट का कैसा रोल रहा, और अभी गवर्नमेंट किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसके बारे में भी जानेंगे। और एक अभी रिसेंटली में आप एक टॉपिक लिखेंगे प्रोटेक्शनिज्म का, जिसको हम लेते हैं क्लोज इकोनॉमी, अपनी कंपनीज को, देसी कंपनीज को बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शनिज्म का, भी ग्लोबल में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं गाइस, कोई भी न्यूज़ में आप पढ़ते हैं चीज़ें, तो स्टैटिक के साथ कैसे रिलेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको NCERT में मिल जाती हैं। बट आपको देखने का बस नज़रिया होना चाहिए कि चीज़ें क्या है। आपने अगर NCERT को अच्छे से पढ़ा है, जाना है, उसको समझ के पढ़ा है, रटा नहीं है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आता है, तो आप इजीली चीज़ों से आपकी जो न्यूज़पेपर है वो इजीली कंप्लीट कर पाएंगे और चीज़ों को जान पाएंगे।
तो होल मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है कि कैसे इकोनॉमी या ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग होती है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैंने पूरी एग्जैक्टली हिस्ट्री के बारे में बता दिया इसकी। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, एक मोटा मोटा तौर पे आपको बताता हूं मैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज विच अलाउ क्या करेगा? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल्स, राइट, और कल्चरल भी होगा इसमें, राइट। फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स सर्विसेज, सारी चीजें होंगी इसमें इंक्लूड, ट्रेड, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई। तो अक्रॉस द बॉर्डर्स मतलब दो कंट्रीज के बीच में क्या होगा? फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड होगा यहां पर। और यहां पर क्या है? ग्लोबलाइजेशन और भी है, कल्चरली भी है। अपने साथ देखा कल्चरली ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ? अब बाहर से कोई चीज आ रही है, कोई ह्यूमन ला रहा, तो अपने साथ अपना कल्चर भी तो लेके आएगा, अपना फूड लेके आएगा, राइट। अभी पास्ट में अगर आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन का क्या था, जैसे पुर्तगीज आए थे, अभी यहां पर देखा चिलीज, तो यहाँ की थी नहीं वो, टोमेटो हम यहाँ खाते ही नहीं थे, राइट। आप कहाँ यहाँ तो गोवा में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये सारी चीज़ें कहाँ को आएगी? आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का कि बाहर से कोई आएगा तो हमारे कल्चर को अपने साथ, अभी देखेंगे तो पॉप सिंगर, वेस्टर्न कल्चर, ये सारी चीज़ें क्या है? जीन्स पैंट, हमारे धोती कुर्ता पहनने वाले लोग थे, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। पॉजिटिव भी रहा है उसका, नेगेटिव इफेक्ट भी है। बट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है एमएनसीज का। एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी। यहीं से ये चैप्टर की शुरुआत होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है? सबसे पहले आपको बताता हूं, ऐसी जो कंपनी होगी जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही होगी, जिसके बेसेस एक से ज्यादा देशों में होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है अमेरिका की, उसका बेस क्या? अमेरिका में तो खुद है ही, वो भारत में भी एक बेस बना लेती है और ब्राजील में भी बना लेती है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया, फिलीपींस, इन जगह भी बना लेती है। तो मतलब मल्टी कंट्रीज में इसके बेसेस होंगे, वो एक से ज़्यादा बेसेस है, तो उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरा वर्ल्ड हो गया एक मार्केट बन के उभर के आया ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब इसके एमएनसीज के बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हमने एमएनसीज को ही क्यों डाला? क्योंकि सिंपल सबसे पहली बात है, बाहर से अगर किसी चीज़ का इंट्रैक्शन हो रहा होगा तो वो आ रही होंगी कंपनीज, राइट, एमएनसीज। अब कंपनी सबसे पहले क्यों आएगी? अगर हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे तो बेसिकली क्या है, ह्यूमन का तो पहले आना नहीं रहेगा, सबसे पहले आएगी कंपनीज। क्या आएंगी? कंपनीज। अब वो कंपनीज जाएगी जिनके पास ढेर सारा पैसा है। अब वो कंपनीज हमारे देश में या किसी देश में जाना क्यों चाह रही होंगी? तो सबसे पहली बात है, कंपनी का मोटिव क्या रहता है, ये जानना होगा आपने। कंपनी का मोटिव है प्रॉफिट। अब कंपनी को क्या है, अपने प्रॉफिट को करने के लिए चीजें क्या चाहिए होती है? सबसे पहली चीज है उसको रॉ मटेरियल, कोई भी चीज बनानी है तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, राइट। उसको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। दूसरा चाहिएगा उसको स्किल्ड लेबर चाहिए होंगे, बेसिकली लेबर की बात करें, अभी स्किल्ड की बात भी ना करें तो दूसरा चाहिएगा लेबर। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड, ही आपका सेकेंडरी फैक्टर आएगा। बेसिक जो फैक्टर्स आएंगे आपके दो, राइट। अब कंपनी वहां पर स्टेब्लिश करना चाहेगी जहां पर उसको रॉ मटेरियल इजी मिल जाए, चीप मिले और रॉ मटेरियल। सिमिलरली आपको लेबर के साथ भी है, लेबर उसको चीप मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए, तो वहां पर अपनी कंपनी वो स्टेब्लिश करना चाहेगी। तो इसीलिए जो एमएनसी जो कंपनियां थी वो दूसरी कंट्रीज में, जैसे पहले क्या होता था, ये रेस्ट्रिक्शन थी, दूसरी जो कंट्रीज में ये आ नहीं सकती थी क्योंकि हमारी भारत एक क्लोज इकोनॉमी थी, तो अंदर आ नहीं सकती थी क्योंकि रेस्ट्रिक्शन थे, अपनी कंपनीज खोल नहीं सकती थी। तो जैसे ये ओपन हुआ तो ये कंपनीज भारत में आने लगी। और भारत में क्या था? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, राइट, रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल था, तो इन्होंने अपने बेसेस खोल दिए। इसीलिए जो दूसरी कंपनीज थी एमएनसीज भारत में आई है, ऐसी दूसरी कंट्रीज में इन्होंने जाना शुरुआत किया। तो उसके बेस्ट एग्जांपल आपको पेप्सी दिखेगी, सैमसंग दिखेगा, ओनिडा दिखेगी, गैलेक्सो दिखेगी, ये गैलेक्सी है, सैमसंग, पॉन्ड्स, एलजी, इस टाइप के बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और रिसेंट में भारत की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं आप, जो नहीं थी, इन्फोसिस होगी, टाटा कंसल्टेंसी होगी, राइट, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी आपके, ये हमारी भी मल्टीनेशनल का, हमारी भी यूरोप में है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारी ब्रांचेज हैं। तो ये पॉजिटिव देखने के लिए आता है कि जो पहले हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं होती थी, आज वो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी भी यहाँ को आपको देखने को मिलती हैं। तो कोई भी कंपनी यहाँ पर खुल रही है तो उसको क्या चाहिए? दो ही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए जो वेज ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी कंपनी एमएनसी है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना क्यों चाहेगी वो भी आपको पता चला। अब उसके मोड से है, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करेगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। किस तरह से कोई भी कंपनी दूसरे उसमें खोल रही है, प्रोजेक्ट खोल रही है, तो वो किन किन मोड से कर सकती है।
तो यहां पर आते हैं तीन, बेसिकली चार मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। तीन तो बड़े मेजर हैं और चौथा आपका एक माइनर होगा। आपका रहेगा सबसे पहले आएगा एफडीआई, राइट, एफडीआई होगा। उसके बाद आएगा पार्टनरशिप बेसिस पे आएगा, जिसे बोलते हैं, दूसरा नाम है जॉइंट वेंचर भी बोलेंगे आपको, राइट, इस चीज को आप याद रखें। तीसरा आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएगा, राइट, और चौथा आएगा आपका मर्जर भी हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें बता दिया आपको, मर्जर बता दिया, लोकल कंपनीज का टेक ओवर हो गया, राइट। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर एफडीआई। एफडीआई होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एफडीआई को सिंपल टर्म है, देखो सभी जो टर्म ऊपर से मैंने बताई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर या लोकल कंपनीज का मर्जर या टेक ओवर, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जो काम हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज आती है आपकी एफडीआई। एफडीआई क्या, एफडीआई में क्या होगा, एक कंपनी है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लीजिए वो भारत में आना चाहती है, मान लीजिए एक कंपनी है वो भारत में आई। अब भारत में क्या करेगी, उसको चाहिए अपने कंपनी का वो ऑफिस खोलना है या कोई स्टोर खोलना है, उसको जो भी बनाना है, कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो उसको क्या चीज़ें चाहिए होगी, बेसिकली उसको क्या चाहिए होंगी, लैंड चाहिए होगा, बिल्डिंग्स चाहिए होंगी, राइट, कैपिटल चाहिए होगा एक्चुअली। और तीसरा चीज़ है क्या उसका, वो लेबर और कैपिटल, लेबर और, राइट, लेबर और रॉ मटेरियल तो बाद में आएगा, सबसे पहले उसको लैंड खरीदना पड़ेगा ना, लैंड खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग्स लेनी पड़ेंगी, राइट, मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। जब वो सारा पैसा अपना खुद का लगाएगा, वहां से लाया सारा पैसा और यहां पर भारत में उसने लैंड, लेबर, जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स खुद के पैसों से खरीदी, तो उसे बोलते हैं हम लोग एफडीआई। अब इसको टेक्निकल टर्म में बोलूं तो कोई भी अगर बाहर की कंपनी या बाहर का फॉरेनर किसी कंपनी में उसके 10% से ज़्यादा शेयर खरीदता है तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं, एफडीआई। अभी शेयर के बारे में, इक्विटी के बारे में ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अब इतना समझ लीजिएगा। मैं मोटा तौर पे अभी मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, मतलब एफडीआई का मतलब हो गया सिंपल, अभी आप एक टेक्निकल टर्म में तो हो गया कि कोई भी अगर फॉरेनर किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम लोग एफडीआई कहते हैं, राइट। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एफडीआई के बारे में बात करूं तो क्या करेगी, कोई भी कंपनी बाहर की आ रही है और वो दूसरी कंपनी में क्या करेगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स खुद के पैसों से खरीदेगी। जो भी कंपनी को एक फुली नई कंपनी वो वहां पर उस देश में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी खुद के पैसों से, एक भी बाहर दूसरा जो लोकल होगा हमारे यहाँ का वो उसको हेल्प नहीं करेगा, सारा पैसा उसका खुद का लगेगा और प्लांट इस्टेब्लिश करेगी, उसे बोलते हैं एफडीआई, मतलब खुद की कंपनी यहाँ पर खोलेगी। दूसरा आ जाएगा हमारा जॉइंट वेंचर कैपिटल, या जॉइंट वेंचर बोलेंगे या पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप का मतलब ही समझ जाए तो साझेदारी पे, दोनों चीज क्या करेंगे, साझे जाए। यहां पर क्या करेगी, जो एमएनसी होगी वो क्या करेगी, यहां की लोकल कंपनी के साथ क्या करेगी, टाई अप करेगी, कहेगी आप और मैं दोनों प्रोडक्शन करते हैं, राइट। अब इससे क्या होगा, प्रोडक्शन करते हैं तो कंपनी वहां से लाई, उसने अपना पैसा लगा, ऑलरेडी इस लोकल कंपनी के पास क्या है, बिल्डिंग्स हैं, लैंड भी है इसके पास, राइट, इसके बाद बिल्डिंग में मशीन्स भी हैं। अब यहां से ये लाया तो इसने क्या करा, और इसको पैसा दिया, इसने और मशीनें खरीदी, तो मतलब शुरुआत से उसको स्टार्टिंग करनी है तो उसको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म उस एमएनसी को ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। उसके बाद उसको दोबारा से ये नई, जो एफडीआई के केस में था उसने शुरुआत से बिल्कुल ग्रीन से स्टार्ट करना था। अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि शुरुआत से एक नई जमीन है उससे स्टार्ट, राइट, एक नई जमीन है उससे स्टार्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यहां पर बन बनाया उसको चीज मिला, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप के बेसिस पे। तो इससे फायदा क्या हुआ, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और जो एमएनसी है अपने साथ क्या लाएगी, टेक्नोलॉजी भी लाएगी, तो उसको हमारी लोकल कंपनीज को भी क्या मिला, टेक्नोलॉजी मिला। तो ये क्या है, एक फायदा हो गया उसको, हमारी लोकल कंपनी का भी फायदा हुआ प्लस उस एमएनसी का भी फायदा हुआ। तो इस टाइप की डील भी होती हैं आपके एमएनसीज के अंदर, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेक ओवर के बारे में, बात करेंगे क्या करेगी, जो एमएनसी होगी वो टोटली उस जो दूसरी हमारी यहाँ की लोकल कंपनी होगी उसको पूरी तरह खरीद लेगी, उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगी। अभी रिसेंट का एक एग्जांपल दे दूं टेक ओवर का, तो आप एक एमएनसी का देखेंगे तो वॉलमार्ट है करके, क्या है, वॉलमार्ट है, अमेरिकन कंपनी है, उसने फ्लिपकार्ट के 70% शेयर कर लिया, मतलब बेसिकली वो ओनर बन चुका है फ्लिपकार्ट का, राइट। उसके बाद 70% शेयर हैं फ्लिपकार्ट के। अगर कोई भी कंपनी 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है किसी दूसरी कंपनी में तो वो ओनर बन जाती है, राइट। जिसके पास 50% से 51% शेयर जिसके पास हो गए तो वो ओनर कहलाएगा। तो उसने वॉलमार्ट ने क्या है, $16 बिलियन में क्या है, फ्लिपकार्ट का खरीद लिया है। तो फ्लिपकार्ट की आप ओनर कौन बन चुकी है, वॉलमार्ट। तो इसे बोलते हैं टेक ओवर या इसे बोलते हैं मर्जर, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। तो यहां पर एक बहुत पुराना सा भद्दा सा एग्जाम्पल दे रखा है,
एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। रिसेंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि इस तरह से एक होता है कि किस तरह से एमएनसीज टेक ओवर करती हैं, ये एमएनसीज की डीलिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाता है, एमएनसी काम कैसे करती हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए कारगिल गुड्स करके दिखाया, इन्होंने हमारे यहाँ की ऑयल रिफाइनरी ऑयल कंपनी को खरीद लिया और आज ये सबसे बड़ी कंपनी उभर के आई है कारगिल करके, जो एडिबल ऑयल्स में काम करती है और 5000 से ज़्यादा पाउच बनाती है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब एक तीसरी चीज़ क्या होगी, एमएनसी क्या कर सकती है, यहाँ की जो लोकल कंपनी है उससे कहेगी कि आप हमारे लिए सप्लाई करो, मतलब जो भी चीज़ें हैं, उसका रॉ मटेरियल भी हो सकता है या उसका जो इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इस एमएनसी को चाहिए शूज़, तो क्या करेगी, ये कहेगी मेरे लिए शूज़ बनाओ और उसमें मैं टैग लगा के डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको बेचूंगी, राइट। ऐसा काम पे भी हो सकता है, ऐसा भी करती हैं कंपनीज, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोकल कंपनीज पर सप्लाईज का इस्तेमाल करेंगे एज ए सप्लाई, राइट। और इसमें क्या करती है, जो एमएनसीज होती है उस लोकल कंपनीज पे क्या करेगी, उसकी प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी और लेबर कंडीशन सारी कुछ वही एक्सप्लेन करती है, वही डिटरमाइन करती है। यहाँ पर आपका जो लोकल कंपनी है वो ज़्यादा कुछ डिसाइड कर नहीं पाती है, राइट। इसको भी आप समझ चुके हैं बेसिकली, ये 4 टाइप के मोड्स आपको पता चल गए हैं, राइट। अब एमएनसी जो होती हैं ऐसा क्यों कर पाती हैं, राइट। ऐसा जो इतने कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाहर से आके एफडीआई के फॉर्म में आ रही है, आपका पार्टनरशिप कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मर्जर कर रही है दूसरी लोकल कंपनीज का, तो इतना सारा कैसे कर पा रही है। तो सबसे पहली बात है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनका एक तो सबसे पहली बात, उनके पास पैसा बहुत है, बहुत बड़ी जायंट साइज की है, डिफरेंट कंट्रीज में टर्नओवर आपका करोड्स में, मिलियन बिलियन डॉलर्स का उसका है। इनका इंटरनेशनल ऑपरेशन कर रहे हैं तो पैसा बहुत कुछ है इनके पास एक्सपर्टीज है, राइट, टेक्नोलॉजी है और लिंक्स हैं इनके पास। तो डिफरेंट कंट्रीज में कैसे काम करना है ये सारा कुछ हमारे लोकल कंपनीज को नहीं पता, तो इसीलिए इस कारण से ये सारा कुछ ऐसा काम कर पा रही हैं, राइट। जितनी भी एमएनसीज हैं, ये 2 कारण हो गए। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑपरेशन हो गया और उनका जाइंट साइज। अब जिस टॉपिक में हम लोग जाना चाहते थे, शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये तो मैंने ऊपर मोटा आपको बताया था। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसको बता देगा ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है 2 कंपनीज के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन या इंटीग्रेशन 2 कंट्रीज का होगा। वो इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, ट्रेड का होगा, फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड, राइट, कैपिटल का होगा, कैपिटल ह्यूमंस का होगा, राइट, ये सारी चीज़ों का। ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कल्चरली भी आपको हमने बताया कि कल्चरली भी ग्लोबलाइजेशन होता है, तो हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठा तो लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग खींचेंगे नहीं। अभी हम सिर्फ क्लास 10th को ध्यान में रखते ही चीज़ें करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए कोर्स लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं टोटल पूरा एक कंप्लीट पैकेज लाऊंगा इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा टू द पॉइंट, जो आपके यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कंप्लीट, आपको कहीं से नोट्स भी नहीं बनाने होंगे, सारा कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप मुझे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, राइट। वेरियस लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन किन किन तरीकों से हो सकता है। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या हुआ, अब मैंने बताया कि 2 कंट्रीज आप एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो मैंने कहा उन्होंने बॉर्डर खोल दी है, ट्रेड हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है, लोग यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ का कैपिटल यहाँ आ रहा है, यहाँ का वहाँ का कैपिटल आ रहा है, हम इंपोर्ट अच्छे से कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट ईजिली कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ हो रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर होंगे या सेलर्स होंगे वो इंडिया के आउटसाइड जा सकते हैं, इंडिया की मार्केट को एक्सेस करते हैं, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, इंडिया की मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ऐसे तो मतलब पूरा जो वर्ल्ड हो गया एक इंटरनेशनल मार्केट के रूप में आ जाएगा। जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो स्टार्टअप करते हैं, वो हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां उनको स्कोप दिखता है कि वहां प्रॉफिट उनको हो सकता है, राइट। ये चीज़ें थे। जो इंडियन लेबर से हैं वो बेटर सर्च ऑफ जॉब, जो अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं ना यहाँ से, तो बेटर पैसे के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, और वहाँ के लोग भी क्या है इंडिया में आ सकते हैं, वहाँ के लेबर्स भी यहाँ आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। ये जो जितने तीनों पॉइंट हैं ये हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देख रहे हैं। अभी हमारे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकली हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, इसको कल्चरली भी नहीं देख रहे हैं हम लोग, राइट। आइडियोलॉजिकली भी नहीं देखते हैं। आइडियोलॉजिकली भी ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसमें आप मार्क्सिज्म, कम्युनलिज्म और ये सारी बहुत सारी आइडियोलॉजी, फासिज्म में पढ़ेंगे, नाजिज्म में पढ़ेंगे, ये क्या है सारी आइडियोलॉजी। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का कारण है कि किस तरह से फैला। और हमारे नेशनलाइजेशन को, अगर आप मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फैक्टर्स। ये मेंस और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ग्लोबलाइजेशन पे
प्राइवेटाइजेशन पे, लिबरलाइजेशन पे पूरा एक क्लास 11th में चैप्टर आपको देखने पड़ेगा। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 11th में। तो आप इसको ध्यान से समझिए, इन टर्मिनोलॉजी को जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, कीवर्ड्स को आप इसको समझिए, ध्यान में रखिए, राइट, और समझिए टॉपिक को मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब का मतलब होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। टेक्नोलॉजी बढ़ी तो टाइम कंज्यूम कम होना स्टार्ट हो गया। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन का जो इंप्रूवमेंट होगा, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब उसको, जैसे ना आपने पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर होते हैं, सॉरी आई डोंट नो, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, राइट, वो क्या कर देते हैं, इस कैटलिस्ट, सॉरी यहाँ पर आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन को रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। आप कैसे करती होगी, सिंपल सी बात है। पहले मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ पर एक कंपनी आई, एमएनसी कोई आई, और यहाँ पर क्या है, रोड जो बनती थी, रोड क्या थी, कच्ची मिट्टी की थी। तो कच्ची मिट्टी थी तो क्या हो जाएगा, गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट। अब क्या, ग्लोबलाइजेशन के साथ नई टेक्नोलॉजी आई और कहा कि हम यहाँ पर मेटल रोड बनाएंगे, अब तो बहुत सुंदर सी रोड बनाएंगे। अब क्या होगा, जो इसमें गाड़ियाँ दौड़ेंगी, मान लो बुलक कार्ट था, तो क्या है, बुलक कार्ट आया तो इसमें दौड़ने लगी वो गाड़ी और स्पीड कम होगी उसकी, राइट, स्पीड कम होगी इस रोड, मेटल रोड में। और अच्छी रोड्स बनेंगी, आपके एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, क्यों बना रहे हैं गवर्नमेंट, राइट, हाईवेज बन रहे हैं। अभी जो रिसेंट चल रहा है एक्सप्रेस वेज चल रहे हैं, राइट, अभी देख रहे हो पूर्वांचल एक्सप्रेस, अभी आपने देखा होगा। यह स्टैटिक डाटा को आपने करंट के साथ कैसे रिलेट करते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी आई तो आपका पहले जो बुलक कार्ट में चलते थे, आपके ट्रक्स आने लगे, ट्रेन चलाएगी, बुलेट ट्रेन आएगी, हाइपर लूप्स आ गई, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो इंक्रीज होगी। अब जो करेंसीज थी, पहले हम लोग क्या है उसको हार्ड फॉर्म में ले जाते थे, हार्ड फॉर्म में ले जाते थे गाइस। आज क्या है, डिजिटली उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर पर बैठेंगे, फोन पकड़ा, आपने कहा लो भैया आपको 10 रुपये का किसी दुकान में जाना है, तो उसने कहा 10 रुपये का मुझे सामान दे दो। आपने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, उसने क्या करा, आपने फ़ोन पकड़ा और फ़ोन में से जो भी ऐप खोली आपने, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी ऐप खोलनी है उसके थ्रू आपने पैसा पेमेंट कर दिया। तो यही है ग्लोबलाइजेशन का कारण, यही है टेक्नोलॉजी के कारण। तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया, नई नई टेक्नोलॉजीज देश में आई, तो इससे विकास हुआ, राइट। शॉर्ट पीरियड हो गया, कॉस्ट लोअर होगी, टाइम कंज्यूम कम लगेगा, तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन का उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। कंप्यूटर हो गया, उसमें इंटरनेट आया, इसने बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को इंप्रूव किया, बेसिकली बूस्टअप किया है, राइट। अब इससे क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली तरीके से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक आप इंटरनेट की सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। अभी देखिए इसी का एक इम्पैक्ट देंगे स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड, नहीं सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अगर आपको हिमालय में भी बैठे हैं आप ना, जहाँ पर आप वो तार नहीं पहुँचा सकते हैं उसकी, जैसे अभी आप ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते होंगे, तार से आ रहा होगा फ़ोन से, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, बट क्या होगा, अब हिमालय में बैठ के भी आप वो इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, इससे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ही होगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो बूस्टअप था आपका, मैंने कहा टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा इसमें, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन हो गया बहुत इजी हो गया, नेग्लिजिबल कॉस्ट में। आज जो बात करने में जो टाइम लगता है उसको आपको 1 सेकंडों में काम होता है। डाटा का ट्रांसफर बहुत इजी हो गया। मनी जो कंट्रीज में थी वो पहले हार्ड कैश भेजना पड़ता था, अब वो नहीं है, मेटालिक करेंसी भेजनी, आप क्या है डिजिटल फॉर्म में पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मार्केट को लिंक कर दिया कि आपको पता है कि भारत में इसका भाव क्या चल रहा है, उसी टाइम में आपको पता कर सकते हैं। जापान, अमेरिका, सेम टाइम पे आप पता कर सकते हैं कि उस चीज़ का वहाँ पर क्या भाव चल रहा है, राइट। कस्टमर केयर सेंटर हो गए हैं आपको। तो ये सारा चीज़ें हैं क्या है, ग्लोबलाइजेशन को ही तो प्रमोट कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि हमारा सर्विस सेक्टर में इतना इंपोर्ट हो गया, नहीं इतना अच्छा सर्विस सेक्टर में कर रहा है, तो जीडीपी में 50 to 60% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी को। तो ये सारा कुछ क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ही इंपैक्ट हैं, राइट गाइस। अब यहां पर आता है ग्लोबलाइजेशन, तो आपको मैंने पूरी तरह के समझा दिया कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, राइट। अब उसके बाद आता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप में मन दिलाना, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को, मैं लिबरल हो गया हूं कहते हैं ना,
लिबरल हो गया हूँ, लिबरल को सेकुलर के साथ भी जोड़ा, लिबरल लिबरल आप बहुत सुनते होंगे इस वर्ड को। लिबरल का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को ढीले रखना, कम करना, मतलब रेस्ट्रिक्शंस कम करना, उससे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अब क्या होता था, जब भारत 1991 से बात करें तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर भारत में मान लीजिए एक कंपनी है, इसको कंपनी ओपन करनी थी तो क्या होना होता था, उस गवर्नमेंट को लाइसेंस लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट उसमें अलाउ भी करे ना करे, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी पहले, राइट, 1991 से पहले। और बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो उसका तो सोचो भी, वो तो बंद ही था। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद भी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए कि आप ये वाली कंपनीज को नहीं खोल सकते हैं, राइट। ऑलमोस्ट 70 जो कंट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट चलाती थी उनको, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 3 कंपनीज में आज आप देखेंगे तो कुछ 7 से 8 कंपनीज भारत चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज का राज हो गया है, राइट। प्राइवेट कंपनी आती हैं। पहले बिस्किट के लिए भी खुद ही चलाती थी जो हमारी गवर्नमेंट थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन का है, इसका मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना, डिक्रीज करना, उनको लिबरलाइज करना, कम करना, राइट, डिक्रीज करना। अब क्या थे, ट्रेड में बैरियर, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया तो लिबरलाइजेशन के अंदर ही आया। तो ट्रेड बैरियर का मतलब यह है कि ट्रेड में लिबरलाइजेशन कैसे किया जाए। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से रेगुलेशन कर लगाए थे जिससे कारण लिबरलाइजेशन नहीं हो रहा था, राइट। लिबरलाइजेशन ना होने का कारण क्या था, इसमें से सबसे पहली बात है गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस, वेरियस रेस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। पहले सारा कुछ अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, बट ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी चीज़ों को उसमें रेस्ट्रिक्ट करती है, लाइसेंसिंग के थ्रू, या कोई बैन लगा देगी, टैरिफ इंक्रीज लगा देगी, टैक्स लगा देगी। तो उससे कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये क्या है, ट्रेड में बैरियर है। तो ट्रेड क्या होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, राइट। मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ है 50 रुपये की है और वो एक्सपोर्ट करके वहाँ पर दूसरे कंट्री में जा रही है, 50 रुपये में चले जा रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, भारत उसको बेचना नहीं चाहता, तो क्या करेगी एक्सपोर्टर का, आप उससे तो कहेगा नहीं यार उस आदमी से तू रुक जा, तेरे को मैं बेच नहीं दूंगा, तेरा ट्रांसपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा तो कर नहीं सकती है। वो क्या करेगी, इस चीज़ पे क्या है अपना टैक्स लगा देगी। ये कहेगी कि जो आपका सामान बेच रहा है उसमें मैं 10 रुपये का टैक्स लगाती हूँ, सरकार कहेगी। तो अब ये चीज़ क्या होगी, 60 रुपये की होगी, ये यहाँ जाएगी महंगी जाएगी और वहाँ के लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं। इस तरह से चीज़ों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन भारत लगा सकता है या नहीं, गवर्नमेंट लगा सकती है। तो इसे बोलते हैं ट्रेड बैरियर। तो ये लिबरलाइजेशन के खिलाफ है। तो यहाँ पर क्या है, नियम सख्त हैं, नियम के हैं, सख्त हैं। ऐसा इसलिए क्यों किया होगा, क्योंकि सबसे पहली बात है गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को, जो इंडियन कंपनीज है उनको बचाना चाहती थी, राइट। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री थे बेसिक, तो उसमें अपना सबसे ज़्यादा शेयर देखेंगे तो गवर्नमेंट का था, तो अपनी कंपनीज को खुद बचाना चाहती थी वो, राइट। तो इनके लिए उन्होंने लाइसेंसिंग का सिस्टम किया था, हर कंपनी को अपनी ब्रांच भी खोलनी थी, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ट्रेड में बैरियर थे। अब लिबरलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट को, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, उन सारे बैरियर को हटाना था, उनको लिबरलाइज थोड़ा कम करना था। रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि अपने जो नियम जो बना रखे हैं उनको सख्त करना, जो सख्त थे उनको थोड़ा सा क्या करा, कम कर दिया, उसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ऐसा 1991 में हुआ। मैंने जो ऑलरेडी आपको जो पूरी हिस्ट्री बता रखी है वो यहीं से आती है, राइट। लाइसेंसिंग फीस थी पहले, प्राइस कंट्रोल, सब चीज़, इंपोर्ट लाइसेंस, सब चीज़ ले था। तो आज ये चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं, तो इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, राइट। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए, तो यहाँ पर तो मोटे मोटे तौर पे ले रखे हैं, बट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स इसमें लिए। अपनी इकोनॉमी को खोला तो वहाँ पर उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक था उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शर्तों पे दिया है, पैसा इजीली नहीं दिया उन्होंने। ओपन इकोनॉमी करो, लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, सारी चीज़ें इन्होंने कही। तो क्या है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट बहुत जो कम कंपनियाँ थे, 3 से 4 कंपनी में उन्होंने क्या करा, रेस्ट्रिक्शंस 70 कंपनी थे उसमें से कुछ 50 से 60 कंपनीज में क्या करा, रेस्ट्रिक्शन से हटा दिए। लाइसेंस में बहुत सारी कंपनी का लाइसेंस, जैसे बिस्किट का, मान लीजिए पहले बिस्किट गवर्नमेंट ही बनाती थी, बाहर की कंपनी उसमें बिस्किट में कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें से बिस्किट की कंपनी को स्टैब्लिश करने के जो लाइसेंस लिया था उसको कह दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहर की कंपनी आएगी तो बिस्किट की फैक्ट्री लगा सकती है। पहले क्या करती थी, अगर उसको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो लगा सकती है। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन को कम किया गया, राइट, जिससे क्या ट्रेड प्रोडक्ट का, उससे क्या हुआ। और यहाँ पर बाहर से जो लोग थे हमारे इंडियंस, तो वो बाहर से चीज़ें भी नहीं खरीद सकते थे, इंपोर्ट पे था, राइट। इंपोर्ट पे हमारा क्या है, लाइसेंसिंग थी, इंपोर्ट के लिए भी लाइसेंस था, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं मंगा सकते, उनको लिबरलाइज किया। तो अब यहाँ से क्या करें, हमारे इंडियंस भी बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रीली, राइट। ये सारी चीज़ें हटाया, तो इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, लिबरलाइजेशन किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई,
राइट। अदर कंट्रीज से हमारे जो अदर कंट्रीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी थे उनका हुआ, रॉ मटेरियल का था, जहाँ पर सस्ता होगा उस रॉ मटेरियल को भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे या एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये सारी चीज़ों को लिबरलाइज किया गया, इसी को हम लोग लिबरलाइजेशन का नाम देते हैं, राइट। अब ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्राइवेटाइजेशन का। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, यही लिबरलाइजेशन का ही एक सब टॉपिक है उसके अंदर ही। उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, जो इंडस्ट्री सेटअप करी होंगी गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या करेगी, पहले सारा कुछ पब्लिक सेक्टर इनकम्पनीज है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन रहेगी, गवर्नमेंट, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। अब क्या करेगी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एक बिस्किट फैक्ट्री चलाती है, पहले सारा कुछ गवर्नमेंट चलाती थी, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी इसमें से अपने शेयर बेच देगी। मान ले 100 रुपये, 100 इसकी वर्थ थी 100 रुपये, तो क्या करेगी कम जो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें से 60% अपने शेयर बेच देगी, राइट। 60% शेयर बेचते हो तो 60%, मैंने बोला ना जिसके पास 51% शेयर तो उस कंपनी का ओनर होता, तो पहले कंपनी थी, आप 60% बेच दिए उसने, तो क्या करें आप गवर्नमेंट के पास कितने बचे, 40 ही बचे, राइट। अब कंपनी गवर्नमेंट उसकी ओनर नहीं रहेगी, तो इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब आप सत्ता जो रेगुलेट करेगा उस कंपनी को, या टोटली पूरी कंपनी को उसने बेच दिया, तो रेगुलेट करेगा कोई प्राइवेट प्लेयर, वो फॉरेनर भी हो सकता है और वो इंडियन भी हो सकता है, राइट। दोनों ही हो सकते हैं, वो फॉरेनर भी हो सकता है आपका और इंडियन भी होगा। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, इंडिया में जो स्टेप्स लिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज थी 71 कंपनीज थी, अब आज में देखेंगे तो 3 से 4 कंपनियां आप रखेंगे जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, या 3 से 4 तो नहीं, इससे ज़्यादा कंपनीज हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसा डाटा दिया गया है, राइट। ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। और जहां पर कोर इंडस्ट्रीज में थे, जब पब्लिक सेक्टर जो कोर इंडस्ट्रीज के थे, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, शिप बिल्डिंग, ये सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। बट आज हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट प्लेयर भी आपको मिलेंगे, टाटा, अडानी, अंबानी, ये सारा कुछ आपको देखने को पड़ेंगे, ये इन इंडस्ट्रीज में भी हैं। टाटा स्टील आपको देखने को पड़ेगा, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, ये आपके प्राइवेटाइजेशन तो है। जो पहले गवर्नमेंट सारा कंट्रोल करती थी कि प्राइवेट प्लेयर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बट आज क्या है गवर्नमेंट ने खुद को उसको लिबरलाइज करके अपनी कंपनी को खुद बेच दिया है। अभी रिसेंट में एग्जांपल अभी ये देखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन का आपका इंडियन एयरवेज, क्या है इंडियन एयरलाइंस को, राइट, जमशेदपुर जी उन्होंने क्या कहा था, टाटा को उन्होंने अभी बेच दिया। तो ये क्या है, एक प्राइवेटाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो रिसेंट में से भी आप देखें, ये देखें, ये चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। इस चीज़ को आप देखें तो आप क्या करें, जैसे ही वो प्राइवेटाइज हुआ, या राइट प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उसकी ओनर नहीं रहेगी, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करेगी। जो जिसने भी फॉरेनर ने खरीदा होगा या कोई प्राइवेट प्लेयर, वो फॉरेनर भी हो सकता है या इंडियन भी हो सकता है, राइट, वो उसको रेगुलेट करेगा। इतनी सारी चीज़ें हमने बात करी ऊपर, राइट। ऊपर आपको मैंने पूरा बताया, एक्सप्लेन करा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे डीप में, अब जाएंगे जो ब्रॉड टॉपिक ग्लोबलाइजेशन था उस टॉपिक के अंदर जाएंगे। अब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे भारत के लिए। बाहर के लिए हमारे को कोई मतलब नहीं करना, हमारे को भारत में क्या है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अपने मेंस में आप अपने आंसर को एडअप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या नेगेटिव है। अब ये है सारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे, एक डायमेंशन को कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक डायमेंशंस को, राइट। ये है आपका इकोनॉमिक डायमेंशंस, इसके अलावा कोई और डायमेंशंस कवर नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर कल्चर, पॉलिटिकल और क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में वो आप अदर टॉपिक्स में पढ़ें, और अदर कोर्सेज आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको इसके क्या हो सकते हैं, या मुझसे पूछ सकते हैं आप इसको। बट बेसिकली हमारे को यहाँ पर सिर्फ एक डायमेंशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, सबसे पहला चीज़ है। अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या मिले हमारे को, डिफरेंट ऑफ वैराइटीज़, मतलब यहाँ पर पहले एक ही टाइप का टोमेटो मिलता था और यहाँ पर एक ही सेलर हुआ करता था, मान लीजिए टोमेटो का। अब क्या है, टोमेटो को भी वैराइटीज़ आने लगी, केचप्स आने लगे, बहुत सारे कुछ आपको देखने को मिला। तो वैरायटी मिली तो कंपटीशन बढ़ा तो चीज़ों के प्राइस चीपर हो गए, राइट, सस्ती होगी चीज़ें। कंपटीशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका एक एरिया में एक दुकान है जो दूध बेचता है, राइट। अभी सिर्फ एक ही दुकान है, तो क्या करेगा, आज 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से मान लीजिए दूध मिलता है, इतना तो मिलता नहीं, 40-45 रुपये लीटर मिलता है, राइट। मान लीजिए 40-45 रुपये लीटर हमारे को दूध मिल रहा है, तो क्या करेगा ये, कल के दिन क्या करेगा, 50 रुपये लीटर बना देगा, राइट। आप कुछ कर सकते हैं कि आपको तो ज़रूरत है भैया 50 रुपये में खरीदेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी भी आ गया, दूसरा मिलकर उसने भी दुकान खोल दी, तो क्या होगा, अब ये जो आदमी है वो 45 के 50 नहीं कर सकता है,
राइट, क्योंकि उसको कंपटीशन में कोई मिल गया, क्योंकि वो सस्ते दाम में बेचेगा तो इसको भी कम करना, तो कंपटीशन आया, वैरायटी ऑफ गुड्स आए, वो अच्छा दूध, वो ये पहले भैंस का ही दूध बेचता था, यहाँ पर आपको गाय का भी दूध मिलने लगा। राइट, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल, तो वैरायटी ऑफ आपको गुड्स प्रोडक्ट मिले। आपको ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपको क्लोथिंग में मिलेगा, आपको फूड में मिल जाएगा, राइट, आपको कार्स में मिलेगा, राइट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को, तो वैरायटी ऑफ गुड्स आपको देखने का, इससे क्या होगा, प्राइस जो होंगे वो चीप रेट में होंगे, सस्ते दामों पर चीज़ें आपको मिलने लगी। ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरा जो इफेक्ट हुआ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे आपका बिल्डिंग्स, रोड अच्छी बनने लगी, आपका एक्सप्रेस वेज आप देखेंगे अभी रिसेंट में, राइट, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे या एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, इसको आप देखेंगे, एग्जाम्पल आप पढ़ें तो, राइट, इससे क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, नई टेक्नोलॉजी आई, राइट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन में नई आए, जैसे अभी अभी देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, बाईजूस, राइट, अनअकैडमी, और भी जी स्टडी आएगी, मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हमारे पास आया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली बात करूँ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पैसा भी खरीदेगी, जिससे अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम भी है, देते हैं आप इसको, राइट, जिसमें जो 4 मेजर कंट्रीज़ को, 4 मेजर सिटीज़ को करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, राइट, ये 4 जो है सिटीज़ हैं, जो बिग मेगा सिटीज़ हैं, उनको ये कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ सर्विसेज अच्छी आई हमारे पास, बूस्ट टू इंडियन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला, जो हमारी कंपनीज़ बहुत सारी MNC हो गई, जो पहले लोकल कंपनीज़ हुआ करती थी, सिर्फ भारत में ऑपरेट करती थी, अब वो भी क्या बन गई हैं, MNCs बन गई। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा आप टाटा मोटर्स देखेंगे, इन्फोसिस देखेंगे, रेंज रोवर देखते हैं ना आप इसको, ये सारा कुछ क्या है, उसके कंपनी के मालिक कौन है, आपके टाटा से MNC बन गई। रेनबैक्सी, एशियन पेंट, उन्होंने ब्रिटिशर्स में थी, जो रेंज रोवर थी वो ब्रिटिशर्स की थी, उसने उसको खरीद लिया। जगवार आप देखेंगे तो सारा उसी का सब्सिडरी है, एशियन पेंट, ये सारी MNC बन चुकी हैं आज, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो बूस्ट टू सर्विस सेक्टर, उसके बाद क्या हुआ, हमने सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिला। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस, पर्टिकुलरली दोज फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप आपको देखने को मिला। ये सब किसका कारण है, सर्विस सेक्टर में आपको दिखा, मैंने कहा ना सर्विस सेक्टर में आपको 60% जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का आपका रहा है, राइट, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है। तो इसके लिए क्या है, लोगों के पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, काम धंधा ज़्यादा बढ़ा, तो यहाँ से लोग बाहर जाने लगे और वहाँ काम करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, तो सर्विस सेक्टर ऑलरेडी बढ़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर मैंने कहा कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सर्विसेज वो मांग करेंगे। पहले क्या है, सिनेमा हॉल नहीं हुए थे, आज हर कोने में नुक्कड़ पे आपको सिनेमा हॉल मिलेगा, ये क्या है, सर्विस ही तो है, राइट। उसके अलावा और चीज़ें भी हुई, फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है। अब मैंने आपको बताया फॉरेन के, भारत में विदेशी मुद्रा यहाँ आएगी, तो फॉरेन FDI में क्या आ रहा है, भारत का पैसा, जब बाहर से कोई विदेशी आ रहा होगा भारत में तो पैसा तो ला रहा होगा अपने साथ, और बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग वो कहाँ से, क्या भारत के पैसे से खरीद रहा है, क्या अपने पैसों से, जिस कंट्री से वो आ रहा है वहाँ का पैसा लाया यहाँ, और यहाँ पर पैसा करा हो, तो वो सारा इन्वेस्ट किस में हुआ, भारतीय कंपनी में, भारत में ही तो इन्वेस्ट हुआ, तो अपने साथ पैसा लाया। और यहाँ पर 1991 के आसपास देखेंगे तो भारत में जो FDI का फ्लो था वो 174 करोड़ था, ये रुपीज़ में है, और अभी देखेंगे तो लगभग $80 बिलियन की बात कर रहा हूँ, इतना पैसा भारत में FDI के तौर पे आता है, राइट। और आपका अभी देखेंगे तो भारत ने जो फॉरेन रिजर्व्स थे, फॉरेन का जो करेंसी है वो 600 के ऊपर क्रॉस कर लिया है, तो अभी जो सबसे हाईएस्ट चल रहा है, तो FDI का जो फॉरेन रिजर्व्स में भारत में सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, जो पहले कभी इतना 6 बिलियन को कभी क्रॉस नहीं कर पाया। और उसी जगह चाइना को देखेंगे तो वहाँ पर $3 ट्रिलियन लगा, $3000 उसके पास फॉरेन रिजर्व्स है भैया, तभी तो देखते नहीं होगी हर जगह वो लोन मारता फिर रहा है, क्यों भैया, उसका पैसा ही उतना है, इसलिए वो लोन बांट रहा है, किसी को भी कहता है कि लोन मार देता और उसको अपने हत्या लेता। अब हम्बन टोटा का एग्जांपल आपने देखा होगा, श्रीलंका का एक पोर्ट है, उसको कब्जा लिया उसने, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, तो क्या है, ये इसी कारण से है, क्योंकि उसने इकोनॉमी को अपना बूस्टअप किया। एक टाइम ऐसा था कि चाइना और इंडिया एक साथ ही थे, 1970 तक भी देखेंगे तो चाइना पीछे था इंडिया से, उसके बाद उसने स्केल अप किया है, और आज देखें तो वर्ल्ड की 2nd नंबर की आपकी इकोनॉमी बन चुकी है वो, $14 ट्रिलियन की, राइट। उसके बाद ग्लोबल फॉर्म ऑफ मॉडर्न बिजनेस। अब क्या हुआ है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बिजनेस हैज नाउ बिकेम ग्लोबल, तुम्हें पता ही है आपको, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हो गए, इंपोर्ट्स हो गए, गुड्स हो गए, अदर इंडस्ट्रीज ऑल फॉरेन मार्केट बन गए, कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो चीज़ें सस्ती होगी, आपको पता है कि नई चीज़ वैरायटी आएगी तो आएगा, राइट,
ये सारी चीज़ें होने लगी। ये पॉजिटिव थे जितने भी ग्लोबलाइजेशन के, आप इसे लिख सकते हैं। अब उसी तरह ग्लोबलाइजेशन के कारण नेगेटिव इफेक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा पड़े हैं, राइट। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। उसके कारण क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स हुआ, वर्कर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। अब देखिए कंपनीज को तो फायदा हुआ, राइट, कंपनीज को फायदा हुआ, बट क्या हुआ, लेबर लॉज अच्छे ना होने के कारण भारत में, बेसिकली मैं इंडिया के बारे में बात करें हम लोग की ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो लेबर लॉज अच्छे होने के कारण क्या हुआ, जो वर्कर्स थे बहुत सस्ते दामों पे चीप लेबर से आपको यहाँ मिल जाता था, बट उसके बावजूद भी क्या हुआ, कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए, एमएनसी जो थी अपने प्रॉफिट के लिए उनसे ज़्यादा काम, लॉन्ग आवर्स के लिए काम कराती थी, हाई नाइट शिफ्ट होती थी, राइट, रेगुलर बेसिस पे उनको बहुत ज़्यादा काम करता, पीक सीजन में तो उन्होंने डबल शिफ्ट में काम करने आता था, ठीक है। वर्कर इसको डिनाइड भी नहीं कर सकता था, अगर डिनाइड करता था उसको फेयर प्राइस नहीं मिलता था, राइट, ओवर टाइम का उसको कम पैसा मिल जाता, तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस देखने को मिली आपको ग्लोबलाइजेशन के कारण। बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रोल नहीं रहा इसमें ग्लोबलाइजेशन के कारण, वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दे पाया, राइट। इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे, उसके कारण क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन एक और चीज़ को फेल करने में, हर चीज़ में उसने कंपटीशन, चीप चीज़ें लाया, राइट, अपने साथ नई चीज़ों को लाया, बट उसने क्या है, पॉवर्टी जो एलिवेशन, जो गवर्नमेंट का जो मेन एम था कि गरीबी हटाओ, पहले एक नारा होता था गरीबी हटाओ देश बचाओ, ऐसा इंदिरा गांधी के टाइम में लगता था, राइट, ये चीज़ें आता है। आजकल अब देखेंगे मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास में मतलब क्या है भैया, सबको लेना चाहते हैं वो, उसमें प्राइवेट भी आएगा, रिच भी आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या, बट इन चीज़ों पे ग्लोबलाइजेशन का जो फेलियर रहा वो पॉवर्टी एलिवेशन में नहीं कर पाया। प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी पॉवर्टी की वो सेम रहेगी, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी इंडिया की, जो पॉवर्टी थी वो अभी तक सॉल्व भी नहीं हुई, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाइडन, बट क्या हुआ, इस कारण से जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो आप ये निगेटिव पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स हमारे रहे, राइट। ग्लोबलाइजेशन के कारण और चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स आपको देखने में पड़ेंगी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी भारत की, जिसको देखे प्रोडक्शन को लिए भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी ग्लोबलाइजेशन के कारण वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। मान लीजिए कोई बिस्किट कंपनी है भारत की और बाहर की एक बिस्किट कंपनी, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसने नया फ्लेवर डाला, तो क्या होगा, यहाँ की जो कंपनी थी और ये सस्ते दाम पे जो ये बिस्किट 20 रुपये में तैयार करती थी वो सेम बिस्किट 10 रुपये में तैयार कर देगा। तो क्या हो जाएगा, लोग इसको खरीदेंगे सस्ता वाला और सेम चीज़ मिल रही है, क्योंकि इसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या होगा, उसी चीज़ों पे वो बेच रहा है। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, कुछ वक्त के बाद जो है ये लोकल कंपनी है वो खत्म हो जाएगी। तो लोकल जो कंपनीज होगी वो डिस्ट्रेस में आ गई, राइट। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रेस आएगी, एमएनसी के कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और वो कंपनी एमएनसी के साथ compete नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके बाद उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, अब क्या होता है, जो एमएनसी का था, जैसे उसको चीप लेबर यहाँ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, छोड़ के बाहर चले जाएगी। अभी आप देखेंगे फेट देखेंगे, अभी एक कंपनी, कार कंपनी यहाँ से जा रही है, उसको लगा कि भारत में उसका कम अच्छे से व्यापार नहीं हो रहा तो छोड़ के चले जा रही है, बट और भी कंपनियाँ आ रही हैं। तो एग्जांपल आपके रिसेंट एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट एम्प्लॉय इन दीज डोजेस प्रेफर टू एम्प्लॉय फ्लेक्सिबली, दिस मीन्स वर्कर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। अब जो वर्कर्स की जॉब्स हैं वो सिक्योर रही, कभी किसी टाइम में अभी लेबर कोड में सुधार किया गया है, राइट, 4 लेबर कोड लाए हैं, बहुत सारे जो लेबर लॉस थे उनमें सुधार किया गया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप उनको रिलेट करें, यहीं से चीज़ें रिलेट होती हैं गाइज। अब इन चीज़ों में ये सारे नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने लगे, आप लिख सकते हैं। मेंस में क्या लगता है आपको, 150 वर्ड्स में लिखना क्या होता है गाइस, 150 या 250 वर्ड्स में। ये देखो ऊपर जो मैंने पूरी स्टोरी गंगा जमुना बहाई है, मैंने उसको आपको पूरा हिस्ट्री बताई है, तो वो क्या है, आपको 250 वर्ड्स का पूरा माल मिल चुका है, यहाँ पर 150 वर्ड का माल पूरा मिल चुका है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या होता है इसमें, नेसेसरी चीज़ें। गवर्नमेंट का रोल क्या रहा इसमें, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अब प्राइवेट प्लेयर के बाद इतना पैसा होगा नहीं, सिंपल सी बात है, तो क्या करेगी ग्लोबलाइजेशन को और अच्छा करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ लोगों को फायदा होगा और एमएनसी आई और एफडीआई हमारे पास, तो क्या है गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अच्छा करेगी। क्योंकि मैंने कहा ना आपको, एक एमएनसी या किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करेगी, पावर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करेगी, राइट। ये सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। इससे 2 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, दूसरा आपका इकोनॉमी को बूस्टअप करेगी, राइट। और इससे से ज़्यादा एफडीआई भारत में आएगा, राइट। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों बना रही है, तो कारण यही है।
डेवलपमेंट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बैकवर्ड जो एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट करेगी, राइट। वहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल्स कराएगी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का है, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, आर्टिकल 39 एक्ट को पढ़े, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी और उनको इंसेंटिव देगी, कंपनी से कहेगी कि आप देखिए, अभी देखेंगे तो सारी मोस्टली कंपनियां 1900 2000 के आसपास देखेंगे तो सारी कोस्टल रीजन के पास है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम अच्छा है, राइट। कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा है, चीप लेबर वहाँ पे मिलता है। इंटीरियर में झारखंड ये चीज़ें जगहों पर कंपनीज अच्छी कंपनी स्टैब्लिश क्यों नहीं पाए। बिहार में आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम अच्छी नहीं है, पावर का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो गवर्नमेंट क्या करिए, बूस्टअप कर रही है और उन चीज़ों पे जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट करिए, अगर कंपनी आप वहाँ खोलते हैं तो आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे, राइट। बहुत सारी चीज़ों में आपको रियायत दी जाएगी, पावर में आपको सब्सिडी दी जाएगी, जीएसटी में सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगी। बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, क्या, ताकि इससे क्या हो जाएगा, स्किल्ड लेबर हमारा पैदा हो, ह्यूमन रिसोर्स हमारा पैदा हो, राइट। जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है, उसको कैसे हम लोग एज ए रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए एजुकेशन के स्कूल खोलेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी स्कीम चलाएगी, एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कीम चलाएगी, राइट। न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारी स्कीम चलाएगी। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं गाइस, स्कूल एजुकेशन ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करेगी। उसके बावजूद भी अदर प्रॉब्लम्स आपको देखें तो ये सारी चीज़ें मैंने कल भी बात करी थी, मैंने माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई है। इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट जो मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है तो आपको पता होगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो भी बना रखी है, स्पेशली वाटर मिनिस्ट्री बना रखी है, उसमें आप देखेंगे तो हर घर को नल से पानी 2022 तक 2023 तक गवर्नमेंट के चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है गवर्नमेंट का। ये क्यों चल रहा है भैया, यही तो चीज़ें चल रही हैं ताकि हमारा जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन, उसको एज ए ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। प्राइवेट प्लेयर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का काम है इसको करना, और गवर्नमेंट करेगी तभी इन चीज़ों का अपलिपमेंट होगा और जो हमारी पॉपुलेशन है एक वाइजली तरीके से एज ए ह्यूमन रिसोर्स की तरह इस्तेमाल होगी और हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाएगी, राइट। तो दिस वॉज होल अबाउट द चैप्टर नंबर 4 था ये हमारा। इसको हमने कर लिया, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो चुका है आपका, राइट। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 के, अगर ये जो नोट्स हैं आपको या 6 to 12 आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे से, बहुत ही मिनिमम प्राइस में 2499। इसमें आपको कंप्लीट पैकेज 1 ईयर के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं। इस साल का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो 18 स्टूडेंट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस आंसर राइटिंग वो करेंगे, मेंस लिखेंगे। और बेसिकली इसमें से कुछ लोगों का, बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा। आई होप, मुझे लगता है कि मैं सोचता हूं कि 18 से 18 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हो जाए, काफ़ी होना स्टूडेंट्स है। और बहुत ही देखिए मिनिमम पैकेज में आपको जहां पर 2-2 लाख रुपए की फीस देनी है, वहां पर सिर्फ हम लोग 25,900 रुपीज़ में आपसे इतना फीस ले पे आपको कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। नोट्स चाहिए तो 6 to 12 में 499 रुपीज़ में। इस नंबर पे आप कॉल करें 7505134891 पे। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं और भी जानकारी आप इस पर ले सकते हैं। तो तब तक आज के लिए इतना ही। कल से फिर हम लोग दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 जो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका क्लास 10th का, उसके लिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।